तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज के हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है एनर्जी। एनर्जी को हम न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि क्या होती है एनर्जी और हमें कौन कौन से फूड से कितनी एनर्जी अमाउंट मिलती है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एनर्जी है क्या। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। हमारे काम करने की जो क्षमता है वही एनर्जी कहलाती है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द फूड इज सप्लाई एनर्जी टू द फूड। यानी कि जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी देने का काम किसका है? फूड का है। दिस एनर्जी इज यूज्ड, जो ये एनर्जी अब प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज़ कैसे करती है हमारी बॉडी? नए टिश्यू बनाने में, नई सेल्स बनाने में, जो भी पुराने टिश्यू है उनको वियर एंड टीयर करने में, और रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शंस, और जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने में एनर्जी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कि जो खाने के अंदर हमें एनर्जी मिलती है वो कौन से न्यूट्रिएंट से मिलती है, तो वो फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स से हमें एनर्जी नहीं मिलती। नेक्स्ट इसके अंदर आता है व्हेन अ पर्सन गेट्स एनर्जी बिलो अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। मान लो किसी पर्सन की कुछ रिक्वायरमेंट है, उससे उसको कम एनर्जी मिल रही है, तो उसके कारण क्या होगा? जो उसकी काम करने की जो क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और उसके जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी जो ग्रोथ है बच्चों के केस में वो भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की यूनिट्स क्या है। एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड और एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी। हम एनर्जी को जो भी हमारे फूड में प्रेजेंट है उसको हम किस तरह मेज़र और एक्सप्रेस करते हैं, वो फॉर्म है किलो कैलोरी के फॉर्म में। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। और एनर्जी की अगर इंटरनेशनली यूनिट की बात करें तो वो जूल है। और फूड के रिस्पेक्ट में जब अपने बात करते हैं अपने बॉडी के द्वारा जो भी फूड रिक्वायरमेंट है उसको जब एनर्जी में मेज़र करते हैं तो उसको किलो कैलोरी में मेज़र करते हैं। देन आता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन डाइटरी सोर्सेज, दे सप्लाई एनर्जी एट द फॉलोइंग रेट्स। मतलब खाने के अंदर बेसिकली एनर्जी अपने को इन 3 न्यूट्रिएंट से मिलती है। तो देखते हैं इनसे कितनी एनर्जी मिलती है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर तो लगभग 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। अगर फैट की बात की जाए तो फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और अगर कार्ब्स की बात की जाए तो हमें उनसे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। मतलब अलग अलग लोगों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब ये देखते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल माइट बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एनर्जी इनटेक इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर विच इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, और विच इज द मोस्ट लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग एक्टिव लाइफ। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। वो डिपेंड किस पे करता है कि हम एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है जितना हमने यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल मेनली क्या होता है, ये जो 3 कंपोनेंट आपको नीचे डिस्कस किए गए उन्हीं पे हमारी बॉडी की जो टोटल एनर्जी हमें रिक्वायर होती है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला आता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। अब ये वैल्यू कितनी होती है अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसके दिस इज अबाउट 1 किलो कैलोरी पर आवर फॉर एवरी केजी ऑफ द बॉडी वेट फॉर एन एडल्ट। मतलब हर घंटे आपको 1 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए पर केजी वेट के अकॉर्डिंग अपने बेसल मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आता है हमें अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ जैसे जो नॉर्मल हम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, जो भी हम नॉर्मल अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो 2 चीज़ें होगी, पहला तो बेसल मेटाबॉलिज्म, दूसरा है डेली एक्टिविटीज। तीसरा आता है हमारा काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा। कईयों का काम होता है लाइट वर्क होता है,
मतलब उनको मेंटली ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकली कम काम करना पड़ता है। कईयों का मॉडरेट लेवल पे काम होता है कि हाँ भाई मेंटली भी उतना ही है, फिजिकली भी उतना ही है। बट कई हैवी वर्क करते हैं, यानी कि वो फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ नियरली सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। जो ये बेसल मेटाबॉलिज्म है वो सभी पर्सन के लिए लगभग सेम है, कि हर एक पर्सन को हर एक घंटे पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 1 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं और जो हमारा काम है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होगा। कई पर्सन अब एक्टिविटीज़ के बेस पे कई ज़्यादा चलते हैं, कई बैठे रहते हैं, कई क्लाइंबिंग भी करते हैं लोग, तो उनके अकॉर्डिंग, और साथ में लोग काम क्या कर रहे हैं, लाइट वर्क कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हर एक लोगों के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है। अभी अपनों ने पीछे बात की थी बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये है क्या। बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सब्जेक्ट एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट एंड हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट। यानी कि आपने क्या किया है, खाना खा लिया मान लो अभी, वो खाना खाने के लगभग 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी जो है वो आप कोई वर्क नहीं कर रहे। जैसे आप रात को खाना खाया, सुबह आप उठ रहे हो, तो आपने कोई वर्क नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है उस टाइम पे, ना ही आप कोई इतना सोच रहे हो, नॉर्मल एकदम, बस आप कोई आपकी मेंटल यानी कि मेंटल एक्टिविटी नहीं चल रही, ना आप कोई फिजिकली वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म। समझ आया क्या होता है बेसल मेटाबॉलिज्म? यानी कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन मेटाबॉलिज्म को ही अपने बेसल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब आते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट के अंदर आएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो अभी अपनों ने बात की थी बेसल मेटाबॉलिज्म, इसको रखने के लिए, चालू रखने के लिए, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म चलता रहे, अगर मेटाबॉलिज्म ही रुक गया तो अपने तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर बेसल मेटाबॉलिज्म को चलाए रखना है तो अपने को जिस अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को अपने क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन बॉडी वाइटल फंक्शन व्हेन एट रेस्ट। इनवॉलेंट्री वर्क इंक्लूड्स द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। अब इनवॉलेंट्री वर्क है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, वो सब फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन कर रहे हैं। हार्ट काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, किडनी काम कर रही है, सारा फंक्शन चल रहा है, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ दिस एनर्जी नीडेड फॉर दिस प्रोसेस while the remaining 2/3 is utilized for maintenance of the muscle tone। लगभग हमारी जितनी भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं 1/3 तो उसका इसमें चला जाता है हमारी बॉडी का, और 2/3 जो होता है वो मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन में जाता है। नेक्स्ट आता है जो हमारा ये BMR है, जितनी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं। मतलब क्या हुआ कि किस टाइम पे हमें हमारा अगर BMI के अकॉर्डिंग बॉडी के जैसे अलग अलग फैक्टर्स दिए गए उन पे कैसे डिपेंड करता है हमारा BMR, ये देखते हैं। तो सबसे पहला आता है बॉडी साइज। हीट इज कंटिन्यूसली लॉस्ट थ्रू द स्किन। हमारी बॉडी के जो स्किन है, स्किन से कंटिन्यूसली हीट क्या कर रही है, निकल रही है। अ टॉल एंड अ वेल बिल्ड पर्सन हैज़ अ ग्रेटर स्किन सरफेस। मतलब एक लंबा और अच्छे खासे मसल का अगर कोई पर्सन है तो उसकी स्किन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा अमाउंट में क्या निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी। है बॉडी कंपोजिशन। एथलीट विद वेल बिल्ड मसल्स एंड लिटिल बॉडी फैट हैज़ अ हायर BMR। यानी कि जो एथलीट बंदे होते हैं उनका BMR ज़्यादा होता है नॉन एथलीट बंदे से। क्यों? क्योंकि उनमें मसल मास ज़्यादा होता है। जब मसल ज़्यादा होती है तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो BMR ज़्यादा है। अगर एज की बात करें, जब भी जैसे बच्चे में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम पे BMR 15 से 20% ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी BMR बढ़ जाता है। BMR ग्रेजुअली डिक्लाइन विद द एज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ईच डिकेड।
मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप 30-40 प्लस होते जाते हो, तो आपका बीएमआर हर 10 साल में लगभग 5-10% घटता रहता है। इसके अलावा सेक्स मतलब जेंडर पे भी बीएमआर डिपेंड करता है। मेल्स का बीएमआर फीमेल के कंपैरिजन में 10% हायर होता है। देन आता है फीवर। फीवर इंक्रीजेस द बीएमआर बाय 7% ऑफ ईच डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब बॉडी का अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा तो उससे हमारा बीएमआर कितना बढ़ता है, लगभग 7%। देन आता है स्टेट ऑफ हेल्थ। बीएमआर इज लो ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड माल्ड। मतलब आपको खाना ही नहीं मिल रहा तो आपका बीएमआर कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, बर्न्स, उसमें बीएमआर ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है हार्मोन्स। मेनली यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, अगर उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है, तो बीएमआर ज़्यादा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बीएमआर कम। देन आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी मेनली अपने देखते हैं जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम में बीएमआर बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार ज़्यादा गर्मी होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। साइकोलॉजिकल कंडीशंस, कई बार लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उनका भी बीएमआर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। ओवरवेट और ओबेसिटी अफेक्ट ओवर 25% एडल्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है उनमें लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो ओबेसिटी का शिकार है एंड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और उनके कारण क्या हो रहा है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है अगर ओबेसिटी को अर्ली स्टेज में ट्रीट नहीं किया गया। और सबसे मेन जो कारण है ओबेसिटी का वो क्या है, सबसे ज़्यादा खाना खाना। जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा जब कोई भी फूड कंज्यूम करेगा तो सिंपल सी बात है मोटापा तो आएगा ना। ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन अमंग द पीपल ऑफ हाई इनकम ग्रुप इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया में अगर बात की जाए तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनके पास ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज़ मोर इन अ पीपल हु लीड टू सीडेंट्री लाइफ, यानी कि जिनका लाइफ स्टाइल ही सीडेंट्री है, बैठने वाला लाइफ स्टाइल है, यानी कि ज़्यादा उनका वर्क नहीं होता, दिमाग वाला ज़्यादा काम है लेकिन फिजिकल वर्क कम है, तो उनमें ओबेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। असेसमेंट ऑफ द ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का पता कैसे लगाएं कि वो बंदा ओबेस है या नहीं, किसको अपने नॉर्मल बोलेंगे, किसको अपने एबनॉर्मल बोलेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला इसको बनाया गया, इसके बेस पे अपने ये बता सकते हैं कि कोई पर्सन ओबेस है या नहीं। इस फॉर्मूले में अपने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का जो है इसका फॉर्मूला क्या है, बॉडी मास इंडेक्स का, बीएमआई का। पहले तो क्या करते हैं, अपने पर्सन का वेट ले लेते हैं कि उसका पर्सन का वेट कितना है केजी में। नेक्स्ट अपॉन में अपने रखते हैं उसकी हाइट कितनी है मीटर्स में, फिर उसकी हाइट को स्क्वायर कर दो, उसके कारण जो वैल्यू आएगी वो अपना बीएमआई निकल के आएगा। अगर नॉर्मल रेंज की अगर बात करूं तो मैन के केस के अंदर 20 से 25 नॉर्मल वैल्यू होती है और वीमेंस के केस में 90 to 24 वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर तुम्हारी वैल्यू 25 से ज़्यादा जा रही है, 25 से ज़्यादा जा रही है वैल्यू आंसर में, ज़्यादा बीएमआई नहीं कर रहा है, 25 से ज़्यादा, मतलब पर्सन क्या हो गया है, ओबेस हो चुका है। अगर उसकी वैल्यू 19 से कम आ रही है तो उसका मतलब पर्सन का वेट उसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो अंडर वेट है। 18.5 से लेके 25 तक नॉर्मल वैल्यू है, 25 से ज़्यादा ओवर वेट है, और 25 से 30 के बीच में अब ओवर वेट को भी ग्रेड कर दिया गया, कितने ग्रेड लेवल पे आप ओवर वेट हो। 25 से 30 है तो लगभग फर्स्ट ग्रेड मिलेगा आपको, 30 से 40 अगर वैल्यू आ रही है मतलब सेकंड ग्रेड, और 40 से भी ज़्यादा है मतलब आप तो सुपर वाले हो, लगभग क्वांटलों में आपका वजन है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक।